सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 3, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand chapter number 1, the French Revolution. In this chapter or in this worksheet, we'll also discuss the topic how France became republic. यानी कि स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में एक बार फिर से हम चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और उसमें भी हम जिस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में समझेंगे वो है हाउ फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, यानी कि फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। एज़ यू ऑल नो, जैसे कि आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरह से कैसी सिचुएशन हो रही थी फ्रांस में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि बहुत सारे कॉजेज़ ऐसे थे जो कि हमने लास्ट वर्कशीट में समझे थे, जिससे हमें पता चलता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होना ही था। क्योंकि आपको पता है कि हमने पढ़ा एट दैट टाइम जो फ्रेंच सोसाइटी थी, इट वॉज डिवाइडेड इन 3 estates, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। जो सारा का सारा टैक्स था वो थर्ड एस्टेट को ही बेयर करना पड़ता था, जबकि जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट थे उनको बाय बर्थ ही ये एक प्रिविलेज मिल जाता था कि उन्हें कोई टैक्स पे ही नहीं करना। तो इसलिए फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि जो ब्रेड थी उसकी जो पैसा था, उसकी जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही थी, और जितनी भी क्रॉप थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो बहुत सारे रीज़न ऐसे रहे जिसके कारण ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एग्रीड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। जब लुई 16 ने ये जान लिया कि जो उसकी विद्रोही प्रजा है उसकी शक्ति को उसने जान लिया कि अब ये चुप बैठने वाले नहीं हैं, तो लुई 16 ने जो नेशनल असेंबली थी उसको रिकॉग्निशन दे दी और इस बात के लिए अपनी सहमति जताई, इस बात के लिए एग्री किया कि वो अब से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ऑन 4th of August 1789 all the feudal system of obligation and taxes were abolished by a decree। यानी 4 अगस्त 1789 को ये सामंती व्यवस्था और ये जो करों की व्यवस्था थी ये एक आदेश के द्वारा समाप्त कर दी गई। चर्चेस प्रॉपर्टीज वर कन्फिस्केटेड, मतलब जो चर्च की संपत्ति थी उसको भी जब्त कर लिया गया। द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 and distributed the power of king into legislature, executive and judiciary। जो नेशनल असेंबली थी उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कब, 1791 में, और राजा की पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड कर दिया। यानी कि अब पावर किसी एक हाथ में नहीं थी, यानी सेंट्रली नहीं थी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। जो कि ये ओपिनियन जो उस समय के फिलोसफर थे जैसे रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने अपने बुक्स में भी इनको लिखा था। However, voting was restricted to only men who aged above 25 years and could pay taxes equal to at least 3 days of labor's wage and were called active citizens। तो देखिए, लेकिन ये नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया 1791 में, लेकिन वोटिंग पावर केवल उन्हीं 25 ईयर्स से अबव मैन यानी पुरुषों को दी गई जो कि अपनी 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्सेस पे करते थे और 25 साल से ऊपर थे। यानी बाकी के सारे जो मैन थे और जो ऑल विमेन थी उन्हें वोटिंग पावर नहीं दी गई, यानी जिन्हें वोटिंग पावर दी गई उन्हें एक्टिव सिटीजन्स माना गया। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम अ रैलिंग पॉइंट फॉर द डिस्कशंस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज in which Jacobin club emerged as the most favorite।
देखिए धीरे धीरे राजनीतिक क्लब बनने लग गए और राजनीतिक क्लब लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए जिन्हें क्लब बोलते थे और यहाँ पर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिस्कस करते थे और इन्हीं सब में जैकोबिन क्लब एक बड़ा ही फेवरेट क्लब उभर के बन के सामने आया। तो जैसा कि मैंने बताया जैकोबिन क्लब इनमें सबसे फेवरेट और फेमस क्लब था। देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन रोबेस्पियर, याद रखिएगा उसके लीडर का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। एंड दे वर कॉल्ड सॉ कुलात, ये एक फ्रेंच वर्ड है, लिखा तो कुछ और है लेकिन मैं बोल कुछ और रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है और इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। दे वर सॉ कुलात मीनिंग विदाउट नी ब्रीचेस। देखिए जो उनका नेता था उसका नाम रोबेस्पियर था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर, और जो उसके मेंबर्स थे उनको सॉ कुलात कहा जाता था। सॉ कुलात का मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेस। ब्रीचेस का मतलब वो लंबी पैंट पहनते थे क्योंकि उस समय के जो रिच लोग थे, जो नोबैलिटीज़ थे, वो क्या करते थे, वो सिर्फ नी तक ही ब्रीचेस होते थे, नी तक पैंट होती थी उनकी, वो पहनते थे। तो उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए जैकोबिन क्लब के मेंबर विदाउट नी ब्रीचेस यानी लंबी पैंट पहनते थे। दे ऑल्सो वोर रेड कैप, वो लाल टोपी भी पहनते थे जो कि फ्रीडम का सिंबल थी। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब मेनली बिलोंग्ड to the less prosperous sections of the society like small shopkeepers, artisans as well as servants and daily wage workers। जो इसके मेंबर्स थे ना जैकोबिन क्लब के, वो ज़्यादातर जो समाज के कम समृद्ध वाले सेक्शंस थे उनसे आते थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, घरेलू नौकर और दिहाड़ी मजदूर आदि। On 10th August 1792, Jacobins planned an insurrection and imprisoned the king। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन ने प्लान बनाया और राजा को कैद में डाल दिया। न्यू इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच ऑल मेल who were more than 21 years of age were given voting rights। अब नए इलेक्शन हुए जिसमें कि उन सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिल गया जो 21 साल से ज़्यादा थे, चाहे उनके पास संपत्ति थी या नहीं थी। दिस न्यू असेंबली वॉज नेम्ड एज कन्वेंशन। इस नई असेंबली को अब नेशनल असेंबली नहीं कहा बल्कि एक नया नाम दिया गया, कन्वेंशन। ऑन 21 September 1792 the convention ended the monarchy system and France was declared as a republic। 21 सितंबर 1792 को इस कन्वेंशन ने राजतंत्र की जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया, मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया, एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। लुई 16 was sentenced to death on a charge of treason and was publicly executed on 21 January 1793। लुई 16 को मौत की सज़ा सुनाई गई देशद्रोह के आरोप में। देशद्रोह का आरोप उस पर लगाया गया और उसको मौत की सज़ा सुनाई गई और उसको 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली सबके सामने फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इस तरीके से ये कहानी आज तक की थी कि भाई फ्रांस गणतंत्र कैसे बना। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज फ्यूडल सिस्टम एंडेड इन फ्रांस। देखिए फ्यूडल सिस्टम कब एंड किया गया, जो सामंती व्यवस्था थी वो कब एंड की गई। द फ्यूडल सिस्टम एंडेड इन फ्रांस इन 4th of August 1789। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स ऑफ किंग। तो आंसर इज द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर्स ऑफ किंग इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए इसका मतलब ये है कि जो नेशनल असेंबली ने किंग की पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो नेशनल असेंबली ने किंग की पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड कर दिया, यानी पावर अब एक के हाथ में नहीं रही। थर्ड इज हाउ वॉज द वोटिंग राइट गिवन बाय नेशनल असेंबली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भाई आपने ये वर्ड तो सुना होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आज के समय में इसमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको वोटिंग राइट मिलता है। ये कैसे अलग था उस समय के वोटिंग राइट से जो नेशनल असेंबली ने दिया था। तो आंसर इज वोटिंग राइट वॉज गिवन ओनली टू, सॉरी यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, ओनली टू men who aged above 25 years and could pay taxes equal to at
लीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज। यानी कहने का मतलब ये है कि वोटिंग राइट केवल उन्हीं आदमियों को, उन्हीं पुरुषों को दिया गया जो 25 साल से ज़्यादा थे और 3 दिन की आमदनी के बराबर, 3 दिन के जो उनका काम था उसके बराबर वो टैक्स पे कर सकते थे, उन्हीं को वोटिंग राइट मिला था। बट इन प्रेजेंट टाइम एवरीवन गेट्स द राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अभी क्या होता है प्रेजेंट डे में, डेमोक्रेसी में सभी को वोटिंग राइट दिया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, Who was the leader of Jacobin Club? Who were the members of this club? तो कौन था जैकोबिन क्लब का नेता, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब वॉज मैक्समिलियन रोबेस्पियर, उसका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब वर स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसन, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स एक्सेट्रा, यानी जो समाज के छोटे तबके के लोग थे वो इसके मेंबर्स थे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड फ्रांस बिकम रिपब्लिक? फ्रांस बिकम रिपब्लिक ऑन 21 सितंबर 1792, यानी 21 सितंबर 1792 को फ्रांस जो है रिपब्लिक बनाया गया, वो घोषित किया गया। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर, पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस, प्लीज़ वियर योर मास्क। जब भी आप घर से बाहर निकलें अपना मास्क जरूर लगा के रखें और जब भी अवेलेबल हो इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।